ग्रेटर इसराइल के अंदर ये तमाम देश, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट हो, या सीरिया हो, या लबनान हो, या पूरा फ़िलिस्तीन हो, ग्रेटर इसराइल का एक नक्शा है जिस नक्शे के तहत इसराइल पिछले 70 साल से वॉर में है, हालत जंग में। वो हर उस कौम, हर उस मुल्क से हालत जंग में है जो इस ग्रेटर इसराइल के नक्शे में आता है। ट्रंप जो आए हैं उनका अच्छा ये है कि वो साफ साफ कहते हैं कि मसलन गज़ा को हम लेंगे, वो नहीं लेंगे बल्कि इसराइल चाहता है ले। और मसलन जो भी हिस्से हैं, वो चाहे इजिप्ट हो चाहे जॉर्डन हो, इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की कि इन्होंने रेसिस्टेंस का साथ नहीं दिया। 1.5 साल तक गज़ा के लोगों ने रेसिस्टेंस किया और मुख्तलिफ पूरे जो रेसिस्टेंस ब्लॉक हैं और मुख्तलिफ ग्रुप हैं, उन्होंने साथ दिया। मसलन एक यमन कि जो इतना कमज़ोर होने के बावजूद फ़िलिस्तीन का साथ दे सकता है, तो क्या मिस्र, इजिप्ट, जॉर्डन इनका साथ नहीं दे सकते? मैं समझता हूँ कि रेसिस्टेंस का साथ न देने की कीमत इजिप्ट और जॉर्डन को भी चुकानी होगी। लेकिन वो तो पहले 3-4 जंगें हार चुके हैं इजराइल से, हो सकता है ये उनका तजुर्बा जो पुराना हो, इसीलिए दोबारा अपने हाथ ना जलाना चाहते हैं। देखिए, जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर जो रूलर्स हैं, उनकी समझ में ये नहीं आ पा रहा है कि अगर गज़ा रेसिस्टेंस कर सकता है तो हम अपनी मिलिट्री के बेस, अपनी ताकत की बेस पर बदरजे औला मसलन रेसिस्टेंस कर सकते हैं। ईरान का इन ग्रुप्स को और इन ममालिक को यही समझाना है कि ये रेसिस्टेंस तुम्हारे हक़ के लिए है, तुम्हारे अपनी आवाम के लिए है। चूँकि हमारे तक इसराइल, ग्रेटर इसराइल का वो नक्शा हमारे तक नहीं पहुँचता, बल्कि वो अरब देशों को कब्जाने की एक नीयत है। उस नीयत से हम लोग वाकिफ़ हैं और आपको भी उसका मुकाबला करना पड़ेगा। आज नहीं कल आपको इसराइल का मुकाबला करना होगा। अगर मुकाबला करेंगे तो अपने हक़ को ले पाएंगे, और अगर नहीं सरेंडर हो जाएंगे तो वो ज़िल्लत, वो जो एक ज़िल्लत भरी ज़िंदगी है जैसे आज फ़िलिस्तीनी जी रहे हैं, वही आपको जीनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ जो मुकावमती लीडर्स हैं, जो रेसिस्टेंस ब्लॉक के लीडर्स हैं, उनका नज़रिया यहाँ पे बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि सरेंडर होने की जो कीमत है वो उससे कहीं ज़्यादा है जो रेसिस्टेंस करने की कीमत है। रेसिस्टेंस में हो सकता है आपको खून देना पड़े, अपना घर देना पड़े, अपने लोगों की कुर्बानियाँ देनी पड़े, लेकिन तस्लीम हो जाना, सरेंडर हो जाना, उससे कहीं ज़िल्लत आमेज़ है। आपको पूरी पूरी नस्लों की कुर्बानी देनी होगी, और वो ज़िल्लत भरी ज़िंदगी कि जो कोई भी ह्यूमन बीइंग कबूल नहीं करता, वो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, लेकिन अभी जैसे सीज़ फायर हुआ, आपने कहा कि रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए जो बाकी ममालिक भी हैं उस खित्ते के, है ना, जो इजराइल के आसपास है, और आप कह रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं भी दिखा रहे। जो गैरत उनको दिखानी चाहिए एक देश के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर, वो गैरत वो नहीं दिखा रहे अभी। लेकिन जो सीज़ फायर हुआ, अब आपको लगता है कि आगे ये जो पूरी लड़ाई है फ़िलिस्तीनियों की, हमास की, इसकी क्या दिशा और दशा आप देख रहे हैं? क्या ये रेजिस्टेंस होगी या भी फ़िलहाल वहाँ पर शांति होगी, ये तैयारी करेंगे? कैसे आप इसको आगे देख रहे हैं? देखिए, अगर रेसिस्टेंस ना होता और गज़ा मजबूत ना होता, अगर अल-क़स्साम के जो फाइटर्स हैं और हमास की जो एक कारकर्दगी है वो कमज़ोर हो गई होती, गज़ा के अंदर इसराइल अपने को कामयाब होता हुआ देखता, तो कभी भी हमास के साथ वो सीज़ फायर नहीं करता, बल्कि अपनी ताकत की बेस पर, यानी 1.5 साल इसराइल ने हमास से जंग करने के बाद ये पता नहीं कर पाया कि उसके हॉस्टेजेस हैं कहाँ। वो टनल्स जो ऑपरेट कर रहे थे, जहाँ से हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के लोग, उन टनल्स का आज तक इसराइल को नहीं पता हो पाया। तो ये किस तरह की स्ट्रेटेजी है, कौन सी जंग है? ये रेसिस्टेंस के उन महान योद्धा और उन महान कर्नल्स, जनरल्स की बनाई हुई स्ट्रेटेजी है जो उन्होंने बनाई, और पिछले 40 और 46 सालों में जो ईरान ने के लीडर्स थे, ईरान के जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जैसे जनरल कासिम सुलेमानी, उन्होंने इस पूरे रेसिस्टेंस को इस तरह तैयार किया कि वो किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए आमादा रहे। भूख प्यास में कैसे इसराइल का मुकाबला हो, टैंकों का कैसे मुकाबला हो, क्लस्टर बम्स का कैसे मुकाबला हो, ये शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह
और जनरल कासिम सुलेमानी जैसे कमांडर्स ने इनको बखूबी समझाया। और आज जितनी भी मूवमेंट है, जितना भी ये रेसिस्टेंस है, मैं समझता हूँ उसके अंदर शहीद याह्या सनवार जैसा लीडर, शहीद हसन नसरुल्लाह जैसा लीडर और जनरल कासिम सुलेमानी जैसे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है, जो इन्होंने इन लोगों को दिया है और इन लोगों को सिखाया है। आने वाली नस्लों को इन लोगों ने तैयार किया कि अगर ये जंग 100 साल तक भी चले तो आपको इस जंग के अंदर हाजिर होना है और इसराइल का मुकाबला करना है। जहां हम आज इसराइल खड़ा है वहां के ऊपर, उसके वजूद के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान हैं। यो इसराइल के जो पिछले 70 साल में मीडिया वॉर में कामयाब होते हुए फ़िलिस्तीनी इशू को पसे पुश डालने में कामयाब हुआ, और मैं समझता हूँ पूरी वेस्ट की जो मीडिया एम्पायर था उसने ये कोशिश की कि फ़िलिस्तीनी इशू को ख़त्म कर दिया जाए, उसको इशू ही ना बनने दिया जाए। मैं समझता हूँ 7 अक्टूबर को जो हुआ और ये एक साला जंग जो हुई, इसने फ़िलिस्तीन के इशू को आज वहीं पहुंचा दिया जहां ये 70 साल पहले था। बिल्कुल। जदी साहब, एक बात बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी जानना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट का, इसमें आज हिंदुस्तान का स्टैंड क्या है, दुनिया कैसे परसीव कर रही है? फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं या जो हमास के हमदर्द हैं, उन्हें क्या लगता है भारत का स्टैंड क्या है और इजराइल का क्या है? क्योंकि अगर हम बाहर से देखें एज ए न्यूट्रल तो ऐसा लगता है कि भारत शायद इजराइल के भी साथ है और फ़िलिस्तीन का जो कॉज है उसके भी साथ है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ है वो शुरू से ये रहा है, और हिंदुस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा था कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, और उसके बाद नेहरू जी की भी यही पॉलिसी थी। उसके अलावा जितने भी हमारे रूलर्स हिंदुस्तान के अंदर आए, जितने भी प्रधानमंत्री आए, उन्होंने उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया जो फ़िलिस्तीन और इसराइल से कॉन्फ्लिक्ट के मुतालिक थी। वो लोग, उनका नज़रिया ये था और है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का हक़ है और वो उनको मिलना चाहिए। उनका पूरा रेसिस्टेंस यूएनओ की कई आर्टिकल्स के तहत वो कानूनी है, चाहे हमास हो, जिहाद इस्लामी हो, या दूसरे फ़िलिस्तीन के अंदर रेसिस्टेंस करने वाले, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले दूसरे ग्रुप्स हों, उनका सबका रेसिस्टेंस यूएनओ के चार्टर के तहत भी कानूनी है और जो एक इंसानी हुकूक़ होते हैं उनके तहत भी कानूनी है। और हिंदुस्तान ने हमेशा उसकी हिमायत की है, और फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद देश होने के नाते, एक 2 नेशन थ्योरी भी एक है, हिंदुस्तान उसको भी मानता है कि कम से कम इसराइल अगर बनता है, एक आज़ाद देश बनता है, तो फ़िलिस्तीन को भी एक आज़ाद देश बनना चाहिए। और जो भी रेजोल्यूशंस यूएनओ के पास हुए, हिंदुस्तान उन सब की हिमायत करता है। हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि एक कौम है फ़िलिस्तीनी के जिनको उनकी सरज़मीनों से ज़बरदस्ती और ज़ोर की बिना पे निकाला गया है, उनको दोबारा वहाँ पे बसना चाहिए। और हिंदुस्तानी भी यही चाहता है कि हिंदुस्तान ने कभी भी किसी देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हिंदुस्तान वो देश है कि जिसने हमेशा मज़लूमों की हिमायत की। हिंदुस्तान के तमाम तर लोग अपने दिलों के अंदर हर उस कौम की मोहब्बत रखते हैं कि जिसके साथ जुल्म हुआ हो, और इसकी हिमायत हमेशा उन कौमों के साथ रही है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की ये फितरत है, हिंदुस्तान की ये दिल के अंदर हर वो कौम बसती है जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो, और हिंदुस्तान ने हमेशा उसकी हिमायत की है। आज भी हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, वो उनको मिलना चाहिए। और इस पूरे जंग के अंदर जो 1.5 साल के अंदर देखी, हमने देखा कि जो इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी हैं वो फ़िलिस्तीन में गज़ा के साथ खड़े थे, उनकी हमदर्दी गज़ा के लोगों के साथ थी। उनकी पूरे तरीक़े से, मैंने उनकी पोस्ट देख रहा था, उनके आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो वो आज भी अपने उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हैं जो गांधी जी का स्टैंड था। बिल्कुल। और जो लोग हमारे नहीं जानते तो गांधी जी का स्टेटमेंट ये था कि जिस तरह अमेरिका अमेरिकियों का है, इंग्लिस्तान इंग्लैंड वालों का है, उसी तरह से जो फ़िलिस्तीन है वो अरब लोगों का है।